हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ सीडीपी एंड टुडे इज डे 38 हमारी क्लास है। सो आज का टॉपिक है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। तो इन चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप लोगों को 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, इनको सिमिलर नहीं समझना, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, इनका मीनिंग भी डिफरेंट है, तो इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन मैं आपको बता दूं कि हमने CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसको डिटेल में हम देख चुके हैं। तो इन दिस प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन भी कर चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार CCE की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि उसमें बेसिक्स जो है CCE का वो हमने सारा अच्छे से डिस्कस किया है। उसी के बाद आपको जो असेसमेंट है, ये फॉर है, ऑफ है, या एज या फिर इन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस, असेसमेंट बेसिकली होती क्या है? असेसमेंट होती है कि बच्चे की हमने परफॉर्मेंस देखनी है। क्लियर? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ देयर लर्निंग, बच्चों की लर्निंग किस तरह की है उसकी जो हम इंफॉर्मेशन सभी कलेक्ट करते हैं वो होती है डिफरेंट वेज के साथ, जो हमने टूल्स एंड टेक्निक्स में किया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करना बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ देयर लर्निंग। ठीक है, लर्निंग उनकी कितनी हुई है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज असेसमेंट। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग देखिए, CCE में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉन्टिन्यूस में हमने किया था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्लियर? फॉर्मेटिव क्या होती है? जो साल में 4 बार होती है, जो हर चैप्टर के बाद समझ लीजिए कोई ना कोई इवैल्यूएशन होती है। एक्चुअली ये असेसमेंट ही होती है। ठीक है, हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोल देते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ये। तो इसी तरह से समेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट बोल देते हैं, लेकिन होती है FA। इसको क्या बोलते हैं हम? FA। और समेटिव को हम क्या बोलते हैं? SA, समेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो फॉर्मेटिव होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि 1 या 2 चैप्टर्स कर लिए, फिर उसका जो है असेसमेंट ली जाती है, बच्चों की लर्निंग को देखा जाता है कि कितना बच्चों को समझ में आया। क्लियर? यहाँ पे डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है। डायग्नोस्टिक टीचिंग कैसे होती है? क्योंकि सबसे पहले रेमेडियल टीचिंग होती है कि डायग्नोस्टिक मीन्स कि बच्चे की जो भी लर्निंग है उसमें बच्चे को क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। टीचर्स क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको इसमें से कोई डाउट है तो बताइए, मीन्स फीडबैक। देखिए, सारे पॉइंट साइड बाय साइड हम डिस्कस करते जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स असेसमेंट लर्निंग के लिए। ठीक है, के लिए लर्निंग हमारी बेटर हो उसके लिए असेसमेंट करनी, यानी कि लर्निंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक होती है, टीचर्स को जो भी प्रॉब्लम बच्चों की लर्निंग में आती है तो उसको रेमेडियल मेजर्स लेते हैं, जो हमने किया था रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, कि जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की जाएं। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कब चलती है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। TLP हियर स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो जब क्लास में सेशन चलता है तब चैप्टर करवाते दौरान, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको फॉर वाला कंसेप्ट करवा दिया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये करवाने के बाद अभी सेशन हमारा ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये बाकी हैं। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये क्या हुई? असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्योंकि आपको ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका क्या हुआ कि कुछ पार्ट, पूरा सिलेबस नहीं, सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट जब हम कर लेते हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की जाती है, ताकि उसमें कोई कंसेप्ट में बच्चों को डाउट ना हो, उनकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर टीचिंग में कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, कोई स्टाइल चेंज करना है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन, या फिर डेमो क्लासेस, PPT व्हाट्सोएवर, उसके थ्रू अगर टीचिंग बेटर हो सकती है, लर्निंग बेटर हो सकती है, तो टीचर वो अपना सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोसेस क्या होता है? एक ऑन गोइंग एक्टिविटी जो चल रही है अभी, जैसे ये टीचिंग चल रही है, ये क्या है? एक प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, उसके दौरान प्रोसेस चलते हुए जो हम फीडबैक लेते हैं या फिर असेसमेंट करते हैं वो क्या होती है? फॉर, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आती है गाइडेंस। अगर बच्चे को कहीं पे डाउट हो रहा है या फिर कुछ पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर्स उसको वहाँ पर गाइड कर सकते हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, तो जो हमने टूल्स एंड टेक्निक्स की हैं इन द प्रीवियस वीडियो,
ठीक है, सेशन में, तो वो सारी किस पर एप्लीकेबल होती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ताकि वो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके टीचर्स बच्चों के बारे में जान सकते हैं, उनकी लर्निंग के बारे में जज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर आउट कर देंगे। देन इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जो लर्निंग की है उसकी असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ उसकी लर्निंग की असेसमेंट, जो आपने लर्न किया है उसको इवैल्यूएट करना, असेस करना, उसके मार्क्स देना, उसकी ग्रेडिंग देनी, ठीक है, दोनों में समझ आ गया? ये है, यहाँ पर हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लर्निंग हो चुकी है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, और हम वहाँ पे एग्जाम लेंगे बच्चों का कि कितना उन्होंने काम किया है, कितनी लर्निंग हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, असेसमेंट होगी उस चीज़ की। तो यहाँ पर देखिए समेटिव असेसमेंट होती है, जो हमने किया था 60% वेटेज, 60% वेटेज मार्क्स में किसकी होती है, समेटिव असेसमेंट की, और फॉर्मेटिव की कितनी परसेंट वेटेज होती है, 40% वेटेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे की अचीवमेंट क्या है वो देखा जाता है कि किस सेक्शन में या फिर किस सब्जेक्ट में बच्चा ज़्यादा अच्छा जा रहा है या फिर किस एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा जा रहा है। उसके बाद होते हैं कि ये किस तरह से होती है, एग्जाम्स लेकर बच्चों के, एग्जाम्स किस तरह के हो सकते हैं, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट एंड सो ऑन। देन दिस इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अब यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोसेस तो नहीं है, सारी लर्निंग हो चुकी है, अब मिड टर्म का एग्जाम आ गया। समझ लीजिए जैसे आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है ना, तो स्कूल्स में भी सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। तो वो 6 महीने बाद आपका SA1 होता है, यानी कि समेटिव असेसमेंट, जो 6 महीने बच्चों ने पढ़ा है उसकी कंप्लीट लर्निंग का आउटकम, यानी कि वो एक प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि जो मार्क्स बच्चों ने ले लिए, ठीक है, वहीं से उनकी जो ग्रेड आएगा या फिर रिजल्ट आएगा या उनका रैंक डिसाइड होगा। क्लियर हो गई ये चीज़? कोई फीडबैक के चांसेस नहीं है। दिस इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ सेशन और यूनिट। यहाँ पे एंड ऑफ सेशन क्या है, जो हम सेमेस्टर कहते हैं ना कि 6 महीने का सेमेस्टर है, उसको हम एक तरह से सेशन ही कहते हैं हमारा यहाँ पर आजकल के सिस्टम में, ठीक है। या फिर यूनिट की सपोज सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं, तो 2 यूनिट्स जब कंप्लीट हो गई तो आपका SA1 होगा, जब अनदर 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई तो आपका SA2 होगा। यूनिट के अंदर फर्दर चैप्टर्स में डिवीजन होती है, ठीक है, ये बात कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। तो ऑफ भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट बेस्ड है या फिर रैंक बेस्ड है, इससे रैंक का पता चलता है बच्चे का। नेक्स्ट इज असेसमेंट एज लर्निंग। तो एक चीज़ मैं बिल्कुल ये स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि जो असेसमेंट एज लर्निंग है, ये एज किसका पार्ट है, फॉर का पार्ट है। फॉर में क्या है, टीचर्स ये चीज़ें करते हैं, बच्चों से फीडबैक लेनी, उनको गाइडेंस देनी, ठीक है, डायग्नोस्टिक टीचिंग करनी, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेनी। लेकिन एज किसका काम है, स्टूडेंट्स का काम आ गया यहाँ पर, कि हम खुद को एनालाइज करते हैं, खुद को हम देखते हैं हमारी कहाँ पर लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये देखिए पार्ट ऑफ फॉर लर्निंग, एज असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, पार्ट ऑफ फॉर लर्निंग। तो इसमें क्या है, बच्चा सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे कोई भी टीचर ने टेस्ट लिया, ठीक है, फॉर्मेटिव में टीचर ने टेस्ट लिया, उसके मार्क्स आए, तो सिर्फ टीचर उस चीज़ को एनालाइज नहीं करते, बच्चे भी तो उस चीज़ को देखते हैं ना, हमारे मार्क्स यहाँ पे कम आए हैं तो हमें ये चीज़ में ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। मम्मी ले जाती है ट्यूशन पे पकड़ के कि भैया इसको मैथमेटिक्स के ये चीज़ें आ नहीं रही, तो फाइनल पेपर से पहले इसको पूरा ट्रेन कर दो। वो क्या है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बच्चे करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ट्यूशंस कह लीजिए, या फिर खुद हार्डवर्क और ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है ना, मिरर के सामने आप खड़ जाते हो तो आपका खुद का चेहरा आपको नज़र आता है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपको किस चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको कम टाइम देंगे तो भी आपका अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर है। देन इज मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एज लर्निंग में, असेसमेंट एज लर्निंग में। देन इज पीयर ग्रुप लर्निंग। अब देखिए जो असेसमेंट एज लर्निंग है, बच्चे कहाँ से ज़्यादा सीखते हैं, अपनी कंपनी से, जहाँ पे वो बैठते हैं, ग्रुप में जो बातें चलती हैं, ठीक है। हमें कोई चीज़ नहीं पता होती, हम चुप करके सुनते रहते हैं, सुनते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है अच्छा ऐसे होता है ये, ठीक है, फिर हम रिएक्ट करते हैं, हमें पता था। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, पीयर ग्रुप लर्निंग होगी। जब आप ग्रुप में बैठते हैं, हम कहते हैं ना कि 4 जनों के बीच में हम जाके खड़े होते हैं, कुछ नई बात सीखने को मिलती है, वो क्या है, पीयर ग्रुप लर्निंग कहते हैं। किसी बच्चे को कोई नॉलेज अच्छी है, किसी बच्चे को कोई नॉलेज अच्छी होती है, तो ग्रुप में बैठना, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, नॉलेज शेयरिंग होती है, तो सभी का नॉलेज का जो लेवल है वो बढ़ता है एक दूसरे के साथ। क्लियर?
कुछ बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल केसेस जो छुपा के रखते हैं, बताते ही नहीं है कि मुझे ये आता है, सिर्फ उनके मार्क्स बताते हैं, तुझे ये क्वेश्चन भी आता था, मैंने पूछा तूने बताया ही नहीं, ठीक है, दैट इज अनदर इशू, एक्सेप्शनल केस। देन इज असेसमेंट इन लर्निंग। तो मैं बिल्कुल रीड करने से पहले आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ, हर चैप्टर जब आप भी रीड करते हैं उसके बीच में, जैसे इतना पोर्शन आपने रीड कर लिया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएगा, डू यू नो लिखा होता है ना, डू यू नो, या फिर यहाँ पे क्विज दी होती है कि बताइए इसमें से क्या होगा। ये किसके लिए होता है? जो आपने ये चीज़ें पढ़ ली इसके रिलेटेड इन द चैप्टर, ठीक है। ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशन, जब टीचर अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बीच में, बुक के बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे होते हैं, कुछ क्विज लिखी होती है इन बिटवीन द चैप्टर्स, वहाँ पर क्या होती है? असेसमेंट इन लर्निंग। जो आप लर्निंग चल रही है आपकी क्लास में सॉरी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, चैप्टर्स के बीच में कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन दिया होता है, ट्रू फॉल्स दिया होता है, या फिर टिक द करेक्ट आंसर दिया होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है, वो क्या होता है? असेसमेंट इन लर्निंग। क्लियर हो गई ये चारों चीज़ें? पहले मुझे बताओ, अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो वीडियो का एक थम्स अप दिखाओ और लेट मी नो कि कितने बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो गई। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। देखिए बच्चों, या तो आप इस चीज़ को अपना नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को ज़रा फॉरवर्ड बैक कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग पर लेकर आइए और इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इसके बाहर इन चीज़ों में कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना इसी चीज़ में से आएगा तो आपकी रिवीजन बस इसी चार्ट से हो जाएगी। इसके अलावा आपको इन चारों टॉपिक्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। समझ में आ गया? एक टॉपिक और है हमारा इसके साथ जो अब हम देखेंगे, दैट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट। सो देखिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये SBA भी लिखा जा सकता है। तो SBA मीन स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो स्कूल के अंदर असेसमेंट होती है। और वो असेसमेंट कौन कंडक्ट करते हैं? स्कूल के खुद के टीचर्स कंडक्ट करते हैं, बाहर से कोई भी आउटसाइडर नहीं आता। लाइक एक्सटर्नल एग्जामिनी, हम कहते हैं ना कि एक्सटर्नल आ रहा है कोई आपका वाइवा लेने या फिर आपका एग्जाम लेने, कोई बाहर से पेपर आ रहा है या फिर कोई बाहर के टीचर्स आ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे एनकरेज किया जाता है कि जो स्कूल के खुद के टीचर्स हैं वही बच्चों की असेसमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है बच्चे किस तरह से उनकी लर्निंग है, ठीक है, किस तरह से उन्होंने टीच किया है, क्या बच्चे को आता है क्या नहीं आता है। सभी स्कूल के टीचर्स बच्चों को बेटर जानते हैं बजाय उसके कि बाहर के आके उनको असेसमेंट उनकी ले। क्लियर? तो आउटसाइडर की यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और देखिए, बाय द टीचर, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? बाय द टीचर हु हैव टॉट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जिस टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है या फिर पढ़ाना है या पढ़ा रहे हैं, वही ये असेसमेंट कंडक्ट करवाते हैं। उनकी निगरानी में ये जो है असेसमेंट का क्राइटेरिया सारा बनता है, उसका जो क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं इनकी निगरानी में बनते हैं। इनको पता है कि हमने क्लास में क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, बच्चों का क्या लेवल है क्लास का, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल साल के एंड में या फिर साल में 2 बारी आकर कोई बाहर से आपका एग्जाम लेगा और आपको आकर जज करके चला जाएगा। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मोटिव क्या है कि बच्चे की कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होती है, ठीक है। टीचर्स की कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट होती है, कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों के साथ, तो वो रूटीन में ही उनकी असेसमेंट लेते हैं। कौन? वही टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लियर हो गई? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये आप लोग जानते हैं, सिर्फ ये नहीं पता कि इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ आप सबको पता है। देन इट अलाउज टीचर्स टू प्रोवाइड इमीडिएट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब इसका फंडा ना हम किस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कह सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर इनका जो बेसिकली फोकस होता है, लेकिन ये फोकस करने के लिए असेसमेंट क्या होगी? फॉर लर्निंग होगी, ठीक है। असेसमेंट टीचर्स करेंगे ताकि बच्चों को इम्प्रूव कर पाएँ या फिर अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर पाएँ और बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे पाएँ, ताकि उनकी जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो बेटर हो एंड फाइनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग उनकी क्या हो? और ज़्यादा बेटर हो। एंड असेसमेंट एज लर्निंग, क्या किया था हमने एज लर्निंग में? वो किसका पार्ट था? असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है। अब देखिए, ये जो अप्रोच है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये क्या है? अप्रोच नहीं है बेसिकली, ये एक असेसमेंट ही है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है। यहाँ पे बच्चों पे कोई भी बर्डन नहीं डाला जाता है कि आपने इतना सिलेबस करना है या फिर बाहर से कोई पर्सन आएगा, पता नहीं कितना खड़ूस टीचर है वो या व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कैजुअल असेसमेंट्स होती हैं, ये जो स्कूल के टीचर्स खुद कंडक्ट करवाते हैं। और इसका आउटकम क्या होता है? देखिए, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस
अराइज होता है इन द लर्नर्स, इन द स्टूडेंट्स, और ये इनका फोकस किस चीज़ पर होता है, असेसमेंट ऑफ, इसमें आप फॉर भी लिख सकते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ठीक है, इन चीज़ों पर फोकस होता है बजाय इसके कि आपकी जो बाहर से आकर कोई इवेलुएट करता है साल में 2 बार, ये चीज़ों पर इनका फोकस नहीं होता। सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग और एज तो इसके अंदर ही आ गया, बच्चे खुद को देखते हैं कि हमने कितना अच्छे से लर्न किया, उसको इम्प्रूव कर पाए हम, फिर फाइनली असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग। क्लियर हो गई ये चीज़? क्लियर है बिल्कुल ये कंसेप्ट फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी आज का कंप्लीट होता है। और देखिए सीडीपी की सेशंस भी आपके रेगुलर चलेंगे, और मैथमेटिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है फॉर द टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका टेट का पेपर है, चाहे वो सी टेट का है देखिए बच्चों, चाहे पीएस टेट है, एच टेट है, किसी भी स्टेट का आपका टेट का पेपर है, सिलेबस में बिल्कुल हल्की फुल्की वेरिएशन रहती है। अगर हम बात करें किसी भी रूल्स के मैथमेटिक्स में, अगर डिविजिबिलिटी का कोई रूल है तो वो ये नहीं है कि सी टेट के पेपर में वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी या एच टेट के पेपर में वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। सभी के लिए ये सीरीज़ है, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर अलग से मिल जाएगा मैथमेटिक्स की सीरीज़ का, तो ऑल्टरनेट डेज पर आपको मिलेंगी। दोनों सीरीज़ हम पैरेलली चलाएंगे, ऐसे नहीं है कि सीडीपी की सीरीज़ में यहाँ पर पॉज कर दूंगी और मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे, दोनों पैरेलली चलेंगी, आप दोनों का कंसेप्ट साथ के साथ अपने करते जाएं। और देखिए जो सीडीपी की सीरीज़ है ये आपकी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जो प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स हैं या इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग से एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पैडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं, वो अलग से देखेंगे, तो सिलेबस में आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। इसके बाद जो 10 ईयर्स पेपर हमने मेन सॉल्व करने हैं उसके लिए भी आपको मतलब इसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे यहाँ पर। क्लियर? सो आपको क्वेश्चंस की भी दिक्कत नहीं आएगी कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, इतने सारे क्वेश्चंस, तो वो सारे बच्चों यहाँ पर हम कवर करेंगे। हम पहले सिलेबस के साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट जंप करेंगे एमसीक्यूज़ की तरफ। डेली आपके पैडागॉजिकल जो सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की वो चलेगी। क्लियर हो गई ये चीज़? सो फ्रेंड्स वीडियो आपकी ये हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस में आप डेफिनेटली जो मैथमेटिक्स की सेशंस हैं वो अटेंड कीजिए, सीडीपी के सेशंस अटेंड कीजिए। बहुत डिटेल में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, डिटेल में भी करते हैं और स्पीडली भी करते हैं, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। सो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।